ट्रंप के की लालच की कोई सीमा नहीं है। आज ग्रीनलैंड तो कल कनाडा, परसों फिर मांग करेगा कि हमें पनामा कैनाल मिलना चाहिए। अब बताइए कि ये किस मोरल से ये चाइना को रोकेगा, किस मोरल से ये चाइना को ताइवान पर अटैक करने से रोकेगा। व्लादिमीर पुतिन की तो माछे खिल गई, वो तो और इनकरेज करते हैं ट्रंप को कि हाँ ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लीजिए, जबकि उन्हीं के विरुद्ध कब्जा हो रहा है, क्योंकि नेटो ब्रेक डाउन कर। चाइना खुश मुस्कुरा रहा है कि अब यूरोप हमारे गोद में आकर बैठेगा और हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक रूल बेस्ड ऑर्डर बना था और वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस बना था, जिसमें यूएनओ से लेकर आईएमएफ तक और सारे इंस्टीट्यूशंस बने थे। और मैं आपको बता दूं, इस इंस्टीट्यूशंस के मुख्य आर्किटेक्ट स्वयं यूएसए था। आज वही यूएसए डब्ल्यूटीओ से लेकर यूएनओ और जितनी भी आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन है सबको खतरे में डाल दिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड में मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जो आपकी चयन के अनुसार है, आपके सिलेक्शन के अनुसार है। ये मेरा सिलेक्शन नहीं है। मेरी जो मीडिया टीम ने मुझे इन्फॉर्म किया कि मेरी जो ऑडियंस है और स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड के बारे में थोड़ा मैं डिटेल्स में कुछ बताऊं, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपको ग्रीनलैंड पर अमेरिकी लालच की एक लंबी कहानी सुनाता हूं। आई हैव टू टेल यू द स्टोरी ऑफ द अमेरिकन ग्रीड, और rather you can say greedy glance of USA on Greenland। पहले आप थोड़ा सा मैप पर जाइए और ग्रीनलैंड के लोकेशन को देखिए। आप देखेंगे कि जस्ट नियर द यू कैन से नॉर्दर्न पोल, और वो भी आप समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीनलैंड है, आर्कटिक रीजन के का पार्ट ही उसको मान ले आप, क्योंकि उसका तो अधिकांश भाग आइस शीट से ढका हुआ रहता है। नॉर्मली 57 to 58,000 उसका पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन का जो कंसेंट्रेशन है वह कंसेंट्रेशन उसका बेसिकली साउथ वेस्ट पार्ट में है, क्योंकि बाकी पार्ट में आइस शीट से ढका रहता है। जैसे आप जानते हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर के कारण जो अभी जो आर्कटिक पिघल रहा है वो मेल्ट कर रहा है, आने वाले समय में और भी मेल्ट करने की संभावना है, जिससे कुछ एक नए रूट खुलने की भी संभावना है और नए नए मिनरल्स मिलने की भी संभावना है। इसके साथ एक बहुत वर्स्ट पॉसिबिलिटी भी है कि नए वायरस भी निकल सकते हैं जो दुनिया में कोरोना टाइप के नए प्रकार के पैंडेमिक भी ला सकते हैं। खैर, उस नेगेटिव चीजों पर अभी ना सोचा जाए। यहां बात है अमेरिकी लालच की, तो कहां से शुरू करें। कल डावोस में हमारी भी निगाह टिकी हुई थी कि डावोस में यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ट्रंप से इस इशू पर वार्ता करने वाले थे कि भाई ग्रीनलैंड पर जो आपका अप्रोच है दैट इज रॉन्ग, और जो यूएसए ने व्यवहार किया उनके साथ वो कोई भी सॉवरेन कंट्री के साथ नहीं किया जा सकता। या तो आप ग्रीनलैंड पर हमें सपोर्ट करिए, अदरवाइज 8 कंट्री के ऊपर 10% टैरिफ ला दिया गया। मतलब टैरिफ को वेपन की तरह प्रयोग करते हुए आपने हिस्ट्री में, क्योंकि चलिए हम आपका क्या हमारा भी एज इतना नहीं कि हिस्ट्री 100-200 वर्षों के इतिहास का चश्मदीद गवाह बन सके, लेकिन इतना तो हिस्ट्री में हम पढ़कर भी जान सकते हैं कि आज तक हिस्ट्री में टैरिफ को एक हथियार के तौर पर, एक वेपन के तौर पर किसी ने ऐसा इस्तेमाल नहीं किया होगा। भाई ये 8 कंट्रीज कौन है, तो पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही देखिए, तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, फिर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन एंड नीदरलैंड्स। इन पर 10% टैरिफ इंपोज किया गया और यह भी धमकी दी गई कि आगामी जून में उसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा, नहीं तो ग्रीनलैंड को सेल आउट करने में आप हमारी मदद करें, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने में आप हमारी मदद करें। अब इस तरह का एब्सर्ड प्रपोजल, मतलब ये तो आपने बहुत तिलस्मी यारी कहानी में सुनी होगी कि कोई राजकुमार जा रहा था, किसी परी पर उसकी निगाह पड़ गई और उसने अन्न जल छोड़ दिया अपने निवास स्थल में कि
कि उस राजकुमारी या उस परी से मेरा जब विवाह होगा तो मैं ये व्रत तोड़ूंगा, और फिर राजा अपनी पूरी आर्मी को झोंक देता है उस प्रिंसेस या उस फेरी को, उस परी को पाने की। कुछ उसी तरह की जिद डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। मैं आपको बताऊं कि एक तरह से अगर आप कहेंगे तो साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म यूएसए के डीएनए में ही। यूएसए जो पैदा हुआ था तो पैदा होने के साथ ही उसमें साम्राज्यवाद आ गया। कैसे? तो आप चलिए थोड़ा अमेरिकन एवोल्यूशन याद करिए। याद कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका में 13 सेटलमेंट्स हुआ करते थे, 13 कॉलोनीज हुआ करती थी, 13 उपनिवेश हुआ करते थे, जिन्होंने ब्रिटेन के अगेंस्ट में क्रांति करके या विद्रोह खड़ा करके उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन किया था। उसका साइज क्या था आप मानचित्र पर देखिए। इनिशियली 13 कॉलोनीज, 13 सेटलमेंट, बहुत सा छोटा। लेकिन आगे चलकर यूएसए आज 50 स्टेट्स यूएसए के अंदर है, 50 राज्य हैं। भाई मिरेकल कैसे हुआ, कहां से हुआ, इतने सारे राज्य कहां से आए? तो इसकी भी दिलचस्प कहानी है। जब यूएसए जब एक नेशन बना, जब उसका एक फेडरेशन निर्मित हुआ 1989 के फिलाडेल्फिया कांग्रेस में, तो यूएसए ने नारा दिया मैनिफेस्ट डेस्टिनी। यूएसए के साथ एक विशेषता यह है कि जब वह कोई अपराध भी करने चलता है तो उससे पहले एक आइडियोलॉजी का गार्ड जरूर लेता है, एक विचारधारा का समर्थन, एक विचारधारा से उसे ढकने का जरूर प्रयत्न करता है। जब वो न्यूक्लियर वेपन गिराने जा रहा था जापान के ऊपर, उस समय भी उसने एक विचारधारा दी थी। तो उस समय इसने एक नारा दिया मैनिफेस्ट डेस्टिनी, अपने भाग से साक्षात्कार करो, और वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन शुरू किया। कुछ क्षेत्रों पर बलपूर्वक कब्जा किया, कुछ परचेज किया, कुछ परचेज करने के लिए मजबूर किया। उसी में आपको एक टर्म मिलेगा लुसियाना परचेज। लुसियाना परचेज, लुसियाना की खरीद। यह घटना 1803 की है, और लुसियाना नॉर्दर्न अमेरिका में एक बहुत बड़ा पार्ट था, मिसिसिपी से वेस्ट में। ये जितना बड़ा पहले संयुक्त राज्य अमेरिका बनकर हुआ था 1803 में, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ 1789, 1803 तक वैसे भी संयुक्त राज्य अमेरिका का काफी विस्तार हो चुका था। और जब लुसियाना परचेज उसने किया फ्रांस से 1803 में, तब नेपोलियन बोनापार्ट ने लुसियाना को बेचा था, कुछ आर्थिक कारणों से बेचा था। उस समय उसका कॉस्ट लगाया गया था 1500 मिलियन, और फिर उसका विस्तार उसने लुसियाना परचेज के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरा भूभाग दोगुना हो गया, यानी सेकेंड यानी मल्टीप्लाई कर गया, और बहुत बड़ा इसका साइज हो गया। तो लुसियाना परचेज किया। अब देखिए, जहां तक ग्रीनलैंड की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि आप मानचित्र पर देखिए, नीचे आपको डेनमार्क मिलेगा, ऊपर आपको नॉर्वे और स्वीडन मिलेगा। तो 1536-37 में वैसे तो कई बार ऐसा हुआ कि नॉर्वे के साथ डेनमार्क का एक एसोसिएशन बना, लेकिन जो 1536-37 में दोनों मिलकर एक यूनिफाइड सॉवरेन नेशन बने, डेनमार्क नॉर्वे, इनका संयुक्त नाम था। और यह यूनियन 434 ईयर्स तक चला। तो यूरोप में एक राजनीति हुई, पॉलिटिक्स हुआ। अगर आप यूरोप के इतिहास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का उद्भव फ्रांस में हुआ, और नेपोलियन बोनापार्ट ने एक ऑल फ्रेंच वॉर किया, माने ऑल यूरोपियन वॉर। उसमें सारे यूरोपीय देश मिलकर नेपोलियन का सामना करते थे, और नेपोलियन फिर भी उनको डिफीट कर देता था। तो उसी क्रम में जो नेपोलियन के साथ वॉर यूरोप का चल रहा था, तो डेनमार्क हो गया नेपोलियन के पक्ष में। खैर, लिप्जिग के बैटल में नेपोलियन पहले हारा। फिर 1814 में सभी देशों ने मिलकर, जो एलाइड पावर्स थे, जो विजेता देश थे, जो नेपोलियन को जिन्होंने पराजित किया था, उन्होंने सोचा थोड़ा सा डेनमार्क को भी दंडित करूं, क्योंकि डेनमार्क नेपोलियन के साथ है। तो
डेनमार्क को नेपोलियन से मतलब सॉरी नॉर्वे से अलग कर दिया, नॉर्वे को स्वतंत्र कर दिया डेनमार्क से 1814 में। तो उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ केल। और ट्रीटी ऑफ केल में डेनमार्क को से नॉर्वे को सेपरेट करके और नॉर्वे को स्वीडन के साथ मिलकर एक यूनियन बना दिया गया। तो डेनमार्क ने डिमांड किया कि भाई मेरा ग्रीनलैंड मुझे मिलना चाहिए। तो खैर चलिए, उस केल की ट्रीटी में 1814 में ग्रीनलैंड मिल गया डेनमार्क को। तो ग्रीनलैंड एक डेनमार्क का रीजन हुआ। दैट वाज इन वन सेंस ऑटोनोमस रीजन बट पार्ट ऑफ डेनमार्क। उस समय से ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है। अब सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के मन में लालच आया 1832 में, और 1832 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला प्रपोजल दिया ग्रीनलैंड को कि भाई ग्रीनलैंड को नहीं, डेनमार्क को। ग्रीनलैंड तो डेनमार्क के अंतर्गत था कि भाई आप ग्रीनलैंड को सेल आउट कर दो, जो कीमत कहोगे हम देंगे। डेनमार्क ने मना कर दिया, कहा कि बिकाऊ नहीं। हो गई बात, आई गई, समाप्त हो गई। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका शांत हो गया, कोई स्टेप नहीं लिया, ना उसने कोई रिएक्शन प्रकट किया। उसकी इच्छा थी कि 1883 में जिस तरह हमने लुसियाना परचेज फ्रांस से करके अपने अमेरिका का विस्तार किया नॉर्दर्न अमेरिका में, तो ग्रीनलैंड भी परचेज कर लूं। चलिए, उसमें डेमोक्रेसी का एरा भी नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं थी। हुआ। तो अमेरिका का लालच की कहानी आर्कटिक के दो बड़े दिग्गज हिस्टोरियन हैं। एक का नाम है जैकोब्सन, दूसरे का नाम है सारा ओस्विक। इन दोनों ने अपने रिसर्च वर्क में बताया है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी लालच की कहानी कोई छोटी नहीं है। बहुत पहले से अमेरिका का ग्रीडी ग्लैंस, उसकी जो कुदृष्टि है, वो ग्रीनलैंड पर रही। फिर 1867 में ऐसा हुआ कि आज जो रूस आप देखते हैं, कभी सोवियत रूस हुआ करता था, और सोवियत रूस बनने से पहले जब वहां पर रोमनाव वंश का शासन था, रूसी सम्राट था, जार का शासन हुआ करता था, तो 1867 में रूस ने अपना अलास्का बेच दिया। दैट वाज द पोर्ट एट दैट टाइम, और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था उसका अलास्का। वो यूएसए के बॉर्डर पर पड़ता था, और विलियम सीवार्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था यूएसए का, विलियम सीवार्ड। उसी ने रशिया के साथ डील करके परचेज किया। $7.2 मिलियन उस समय उसकी कीमत हुई। आज रूस अपने जीवन में इससे बड़ा पछतावा कोई नहीं होगा कि हमने अलास्का बेच दिया। क्योंकि देखो, अब थोड़ा सा मैं यहां पर विषयांतर होऊंगा, लेकिन अब घबराना मत, हम तुरंत लौटेंगे टॉपिक के ऊपर। अलास्का से रूस का क्या लॉस है, मैं यहीं पर थोड़ा आपको डील कर दूं। देखिए, रूस के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि रूस का एक पोर्ट जो खुलता है सी की तरफ, वो काला सागर में, और काला सागर में जो क्रीमिया आप देखते हैं, जो उसने यूक्रेन से छीना था 2014 में, तो काला सागर का उसका पोर्ट है, बहुत रिलायबल इसलिए नहीं है कि वो बेसिकली वो कोल्ड स्ट्रीम है। कोल्ड स्ट्रीम में क्या होता है कि आधा टाइम में उसमें बर्फ जमा रहता है, तो उसमें जो आप कह सकते हैं बोट सेलिंग है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको एक हॉट स्ट्रीम चाहिए। हॉट स्ट्रीम उसका अलास्का हुआ करता था, जो उसने सोल्ड आउट कर दिया। अब इसमें क्या है, इसलिए रशिया बाद में हमेशा हॉट स्ट्रीम के लिए अफगानिस्तान भाया अरब सागर में उतरने की कोशिश करता था, जो ब्रिटिश के लिए सिर दर्द था, क्योंकि अरब सागर में वो उसको हॉट स्ट्रीम का पोर्ट मिलता। इसकी अपनी फिर अलग कहानी है। क्या, चलिए, अलास्का खरीद लिया 1867 में। उसी समय जो विलियम सीवार्ड था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने फिर प्रपोजल दिया एक बार फिर डेनमार्क को कि आप ग्रीनलैंड सेल आउट कर दीजिए,
फिर एक बार उसने मना कर दिया, कहा कि देखिए ये बिक्री की चीज नहीं, इट इज नॉट फॉर सेल। वो सोच रहा था कि नहीं, जिस तरह अलास्का हमने परचेज किया, ग्रीनलैंड भी हमें परचेज कर लेना चाहिए, जो ग्रीनलैंड का हमारे सामने ग्रेटर इंपॉर्टेंस है। और उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था यानी विलियम सीवार्ड, उसका लालच केवल ग्रीनलैंड तक नहीं था, उसका लालच कनाडा पर भी था। वो चाहता था कि हम किसी तरह से कनाडा पर भी कब्जा कर लें। तो कनाडा पर जो कब्जा करने की हिम्मत उसको इसलिए नहीं पड़ रही थी क्योंकि ब्रिटेन एक्टिव था, और कनाडा पर अगर किसी तरह का वो करता तो एक तरह से टेक्निकली कनाडा ब्रिटेन के अधीन था। हालांकि डोमिनियन स्टेटस ब्रिटेन ने उसको प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन फिर भी कनाडा उसके ब्रिटिश अभी डोमिनेंस में था। तो इसलिए उसको हिम्मत कनाडा की तरफ नहीं हुई। अब वो फिर बात आई गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया 1917 में पार्टिसिपेट करता है। जर्मनी से उसकी एनमिटी थोड़ा पहले शुरू हो जाती है। तो फिर एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय यूएसए ग्रीनलैंड को एक बार फिर डेनमार्क को प्रपोजल देता है कि देखिए ऐसा है, आप हमें एक डेनिश वेस्ट इंडीज और ग्रीनलैंड, ये दोनों हमारे हाथों आप सेल कर दीजिए, आप ट्रांसफर कर दीजिए हमें, क्योंकि हमें वहां पर जो जर्मन से लड़ने के लिए हमें एकदम फ्री सी लेन चाहिए। तो फिर डेनमार्क ने कहा कि देखिए, डेनमार्क ने उसको जो डेनिश वेस्ट इंडीज है उसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन कहा कि नहीं, ग्रीनलैंड मैं ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। फिर आई बात, खत्म हो गई, अमेरिका कट के रह गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और फिर यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। हालांकि उसके पार्टिसिपेट करने से पहले ही, पार्टिसिपेट तो करता 7 दिसंबर 1941 को, जब जापान उसके पर्ल हार्बर पर अटैक करता है, उससे पहले ही नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। अब नाजी जर्मनी ने जब डेनमार्क पर कब्जा किया तो ग्रीनलैंड असुरक्षित हो गया। तब तक ग्रीनलैंड पर हिटलर का कब्जा नहीं था, पर 1940 में अमेरिका ने बढ़कर ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया कि हिटलर कब्जा न कर ले। इन द मीन टाइम 1941 में अमेरिका वॉर में प्रवेश कर गया। तो उसने कहा कि भाई, हमको जर्मनी से लड़ने के लिए ग्रीनलैंड का आधार चाहिए। तो 1941 में उसने ग्रीनलैंड में जो नुआक उसका कैपिटल है, तो नूक में उसने एक अपना काउंसलर बना लिया और एक मिलिट्री बेस भी कायम कर लिया। फिर खैर चलिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर्स की जीत हुई, डेनमार्क भी स्वतंत्र हुआ। तो डेनमार्क के स्वतंत्र होने के बाद 1946 में प्रेसिडेंट ट्रूमैन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, फिर उसने एक बार प्रपोजल किया डेनमार्क को कि आप ग्रीनलैंड हमारे हाथों सेल करो। क्योंकि तब तक आप जानते हो कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और रशिया के अगेंस्ट में, इनको सोवियत रशिया के अगेंस्ट में जरूरत थी। फिर डेनमार्क ने मना कर दिया कि नहीं। तो कोल्ड वॉर चूंकि रुख पकड़ा, तो यूएसए ने डेनमार्क को कहा, चूंकि अब देखो नेटो का गठन हो गया 1949 में, 1949 में नेटो का गठन हुआ और डेनमार्क भी नेटो का मेंबर था, और यूएसए तो नेटो का सिरमौरी था। आप जानते हो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी खतरे में है। तो इसने कहा कि नहीं, अब हम ग्रीनलैंड तो नहीं दे पाएंगे आपको। तो कहा ठीक है, कोल्ड वॉर में कम से कम एक बेस तो आप देंगे। और तब उसने, जिसको तुम थूले एयर बेस कहते हो, थूले एयर बेस 1951 में डेनमार्क के साथ यूएसए की ट्रीटी हुई, 1951 में थूले एयर बेस इस्टेब्लिश कर लिया अमेरिका ने। बल्कि इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका को 17 बेस, मिलिट्री बेस बनाने का राइट उस पर मिला, जबकि आप जानते हो कि ग्रीनलैंड में मात्र 57-58,000 पॉपुलेशन है, मेनली तो उस पर आइस शीट है। तो इस तरह से अमेरिका को ग्रीनलैंड पर प्रवेश मिल गया। और इतना ही नहीं, यूएसए ने वहां पर सोवियत रशिया से को काउंटर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स भी लाके रख दिया। जबकि 1957 में डेनमार्क ने अपने आप को न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित किया था, और डेनमार्क का वो पार्ट था, तो वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं जाना चाहिए था।
लेकिन यूएसए ने अपनी मनमानी की, डेनमार्क ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। खैर चलिए, अब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। तो कोल्ड वॉर समाप्त हुआ 1991 में, सोवियत रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो मामला सोवियत रशिया का समाप्त हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड बना, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में एकमात्र शक्ति, एकमात्र ध्रुव बन गया। फिर ये समस्या, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो यूएसए का ध्यान भी थोड़ा सा ग्रीनलैंड से हटा। अब ग्रीनलैंड या आर्कटिक पर जो वेस्टर्न पावर्स है उनकी गतिविधियां इसलिए बढ़ रही थी कि देखो यहाँ क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, यहाँ पर आइस मेल्ट कर रहे हैं, तो हम लोग मिलजुल कर एक आर्कटिक, उन्होंने काउंसिल बनाई और उस पर ये लोग बैठकर उस इन्वायरमेंट को बचाने, इसके लिए संयुक्त प्रयास होने लगा। यूएसए भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इन द मीन टाइम सोवियत रूसी गणतंत्र में व्लादिमीर पुतिन थोड़ा सा एग्रेसिव होने लगा 2014 के बाद, जब उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया और जब क्रीमिया पर कब्जा किया और चाइना रूस के करीब आ गया, तो रूस और चीन की जो दोस्ती थी यह इसकी चिंता का कारण बन गया। अब इसने ये कहना शुरू किया 2019 में, जब ट्रम्प फर्स्ट का रूल था, ट्रम्प 1 कह सकते हो, तो 2019 में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यानी फिर प्रपोजल दिया डेनमार्क को कि अब ग्रीनलैंड को सेल आउट करना होगा। तो उस समय फिर डेनमार्क ने इनकार कर दिया। तो ट्रंप को उस समय ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला, उसका टेन्योर भी शॉर्ट था, वो चला गया फर्स्ट टाइम। जब सेकेंड टाइम में लौट के आया इस बार, तो नाउ ही इज गोइंग टू बी टू मच सीरियस। पहली बार जब उसने मामला उठाया ग्रीनलैंड का और डेनमार्क ने अस्वीकार किया, तो लगा कि चलो ये रूटीन कहानी है जो पहले से चली आ रही है, एक लंबी कहानी है। इस बार ये सीरियस हो गया, कहा कि हम मिलिट्री एक्शन का प्रयोग करेंगे। अब बताइए, मिलिट्री एक्शन, नेटो का भविष्य। अब ये तो एकदम रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर चकनाचूर हो गया। मतलब एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत चरितार्थ हो गई। अरे चलिए, आपको अगर चाइना रशिया, जैसे जब खास के चाइना जब इस आर्कटिक क्षेत्र में प्रवेश किया, उसने कहा कि वी आर द नियर आर्कटिक स्टेट, मतलब हम करीब करीब आर्कटिक स्टेट ही है, तो अमेरिका के कान खड़े हो गए कि चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है और चाइना रूस के निकट आ रहा है। तो उसने लिखा, लेकिन यह तरीका तो नहीं किसी सॉवरेन नेशन पर आप कब्जा कर लेंगे। उसका तरीका था कि डेनमार्क, यूरोप, ग्रीनलैंड और यूएसए के बीच परस्पर एक समझौता होकर सहमति बनती और उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका अपने हित को उनके सहयोग से सुरक्षित करने का प्रयास करता। लेकिन नहीं, ग्रीनलैंड पर हम आर्मी का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने देखा कि स्थिति इतना तनावपूर्ण हो गया कि नेटो मेंबर्स, यूरोप के नेटो मेंबर्स ने, उन्होंने एक सिंबॉलिक आर्मी भी भेज दी, क्योंकि अनुच्छेद 5 में जो नेटो का संविधान है उसमें है कि अगर किसी एक नेटो मेंबर पर हमला होता है तो सभी पर हमला माना जाएगा। तो पूरे यूरोपीय देशों का कहना था कि भाई ये ग्रीनलैंड जब डेनमार्क का सॉवरेन रीजन है, उस पर अगर हमला हो रहा है तो ये नेटो मेंबर पर हमला है, तो मतलब यह है कि दिस इज एन इन्वेजन ऑन होल। लेकिन अब सवाल उठता है कि स्वयं यूएसए भी नेटो का मेंबर है, तो ये बहुत पेचीदी स्थिति हो गई। अब यूएसए ने उल्टा यूरोप को धमकाना शुरू किया। अब हम आज तक सिर्फ यही नहीं समझ पा रहे थे कि यूरोप इतना तगड़ा घुटने क्यों टेकता है अमेरिका के सामने। लेकिन इस बार यूरोप घुटने टेकने की स्थिति में नहीं है। इस बार क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर कनाडा पर भी है, इसलिए मार्क कार्ने जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कल डावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में स्पष्ट कहा है कि देखिए, नाम यूएसए का नहीं लिया है कि जो पावरफुल कंट्री जस्ट गोइंग टू ब्रेक द ग्लोबल रूल्स क्लियरली। मतलब जो पावरफुल कंट्री है, जो शक्तिशाली देश है, वह रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को जानबूझ के ब्रेक कर रहे हैं
और हम जितने भी मिडल पावर है उनमें आपस में एकता होनी चाहिए, नहीं तो कल उनके मेन्यू पर हम ही रहेंगे। क्योंकि कनाडा को तो एहसास है कि आज ग्रीनलैंड तो कल कनाडा। मैं आपको बताऊं कि अगर इतिहास में मैं आपको ले चलूं तो हमें अभी जो ग्रीनलैंड के साथ जो व्यवहार है, जो बिहेवियर हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकन प्रेसिडेंट का, वो हमें म्यूनिख मूवमेंट की याद दिला रहा है। म्यूनिख समझौता, म्यूनिख समझौता में क्या हुआ था, इसी तरह हिटलर ने घोषणा की थी। चेकोस्लोवाकिया का एक भूभाग सुडेटेनलैंड था और उस सुडेटेनलैंड के भूभाग पर हिटलर वैसे भी अपना वार्साई की संधि के प्रावधानों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को, और एक के बाद दूसरे रीजन पर कब्जा करता जा रहा था। और तब अंत में उसने सितंबर 1938 में घोषणा की कि हम अब आगे चेकोस्लोवाकिया के से का भूभाग छीनेंगे और वह भूभाग होगा सुडेटेनलैंड। तो उसने इस तरह की गर्जना की कि हम सुडेटेनलैंड पर कब्जा करने जा रहे हैं जहां हमारा सॉवरेन राइट है। तो ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चेम्बरलेन और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर डेलेडियर दोनों डर गए और सोचा कि हिटलर तो वैसे भी उस पर कब्जा कर ही लेगा, इसलिए बेहतर है कि हिटलर से कुछ ले देकर क्लियर कर लो, उसके साथ कुछ निगोशिएट कर लो। तो म्यूनिख में जो जर्मनी का जो प्लेस है, वहां पर 4 पावर्स की बैठक हुई थी। 1938 की बात बता रहा हूं, सितंबर 1938 में, जिसमें जर्मनी का हिटलर, इटली से मुसोलिनी, ब्रिटेन से चेम्बरलेन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर डेलेडियर, ये चारों की बैठक हुई। और हिटलर को खुश करने के लिए चेकोस्लोवाकिया को से सुडेटेनलैंड काट के हिटलर को दे दिया गया। और हिटलर ने उस समय आश्वासन दिया कि आप विश्वास करें, यह यूरोप से हमारा अंतिम क्षेत्रीय मांग है, दिस इज द लास्ट टेरिटोरियल डिमांड फ्रॉम यूरोप। और बाद में पता है हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया को ही निगल लिया। फिर चेम्बरलेन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसका अरे तो जर्मन साम्राज्यवाद है, और आगे फिर पोलैंड पर हमला किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो उसी तरह से ट्रंप की लालच की कोई सीमा नहीं है। आज ग्रीनलैंड तो कल कनाडा, परसों फिर मांग करेगा कि हमें पनामा कैनाल मिलना चाहिए। अब बताइए कि यह किस मोरल से चाइना को रोकेगा, किस मोरल से ये चाइना को ताइवान पर अटैक करने से रोकेगा, जबकि ताइवान तो चाइना का अंग रहा है। अधिकांश देश उसे एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ 12 कंट्री को छोड़ के वर्ल्ड में अधिकांश कंट्री आज ताइवान से अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी तोड़ चुके हैं। और स्वयं यूएसए वन नेशन प्रिंसिपल को चाइना के साथ समझौता करके एक्सेप्ट कर चुका है। तो क्या करके ताइवान पर रोकेगा चाइना के अटैक को, और क्या करके रशिया के यूक्रेन पर अटैक को रोकेगा? और सबसे इसमें बेनिफिट में कौन होगा? सबसे ज्यादा बेनिफिट में होगा रूस और चीन। यहां तो रूस के जो प्रधान हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी तो माछे खिल गई है। वो तो और इनकरेज करते हैं ट्रंप को कि हाँ ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लीजिए, जबकि उन्हीं के विरुद्ध कब्जा हो रहा है, क्योंकि नेटो ब्रेक डाउन करे। चाइना खुश मुस्कुरा रहा है कि अब यूरोप हमारे गोद में आकर बैठेगा और हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर होगा। और यूरोप भी इस बार शांत होने वाला नहीं है। उसने बजूका पॉलिसी की घोषणा की है, ट्रेड बजूका। अब ट्रेड बजूका एक सिंबॉलिक मीनिंग है, यानी फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जो इमैनुअल मैक्रोन है, उसने ट्रेड बजूका की घोषणा की। घबराइएगा मत, मैं ट्रेड बजूका सब समझा रहा हूं। एक बजूका व्यू है जो यूरोप ने इसको इजाद किया है 2023 में। उसको कहते हैं एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट। मतलब यूरोप का यह मानना है कि अगर कोई हमारे व्यापार और हितों पर धक्का पहुंचाता है तो हम सामूहिक रूप से
उसके अगेंस्ट में ट्रेड बजूका चलाएंगे, यानी एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे। तो आप कहेंगे एंटी कोअर्जन का मतलब हुआ कि हम उसके विरुद्ध मतलब पीड़ा को रोकने वाला कदम उठाएंगे। तो क्या करेंगे उसमें? तो उससे व्यापारिक संबंध तोड़ेंगे, उसके इन्वेस्टमेंट को रोकेंगे, एफडीआई को रोकेंगे और उस पर आर्थिक नाकेबंदी करेंगे सामूहिक रूप से। तो ये यूरोप ने डिसाइड किया है कि इस बार अमेरिका से हम वही करेंगे, क्योंकि अमेरिका का 50% एफडीआई तो यूरोप में है। लार्जेस्ट पार्टनर यूरोप अमेरिका का है। इधर भारत और चीन को फायदा नजर आ रहा है कि अब यूरोप कहीं भारत को गलवाही डालने के लिए ना आ जाए और यूरोपियन यूनियन के साथ इसका बेहतर आर्थिक संबंध ना कायम हो जाए। भारत को इस बात के प्रति भी सावधान रहना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो उसे गाजा पीस बोर्ड में आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, तो अब भारत के लिए बहुत ये ट्रायल का सिचुएशन है कि यूरोप के साथ अगर अमेरिका का तनाव बढ़ेगा तो उसमें भारत की क्या भूमिका होगी। और भारत का यूरोप से ट्रेड समझौता होने वाला है, लेकिन लार्जेस्ट बेनिफिटर इसमें चाइना होगा, क्योंकि चाइना के पास एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। और यूरोप से अगर उसके व्यापारिक संबंध अगर बनेंगे और अगर अमेरिका और यूरोप के बीच दूरी बढ़ेगी, उससे काफी फायदा होगा। और सबसे बड़ा नुकसान इसमें यूक्रेन को होने जा रहा है, ताइवान भी असुरक्षित होने जा रहा है। तो अब ये जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है वो कौन सी दिशा लेगा? मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने आपको म्यूनिख मूवमेंट बताया था, उसी तरह एक बात बताऊं कि जो मैं आपके लाइब्रेरी में जाता हूं तो मुझे लगता है ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर लिखे गए बुक है वो सभी बुक अब एक तरह से समझिए तो आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का फाउंडेशनल रूल्स ही बदल चुका है, वेस्टफेलिया वैल्यू सिस्टम ही बदल चुका है, रूल बेस्ड अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर ही बदल चुका है। मैं आपको बताऊं कि इतिहास ट्रंप को कभी माफ नहीं करेगा। दैट विल बी अ ट्रंप एरा, एक ट्रंप एरा कहा जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊं कि जब ट्विन रेवोल्यूशन हुआ था, दोहरी क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इस दोहरी क्रांति का परिणाम हुआ था कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी थी। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वर्ल्ड वॉर्स में टूट गई, विश्व युद्धों में वो ध्वस्त हो गई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक रूल बेस्ड ऑर्डर बना था और वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस बना था, जिसमें यूएनओ से लेकर आईएमएफ तक और सारे इंस्टीट्यूशंस बने थे। और मैं आपको बता दूं, इस इंस्टीट्यूशंस के मुख्य आर्किटेक्ट स्वयं यूएसए था। आज वही यूएसए डब्ल्यूटीओ से लेकर यूएनओ और जितने भी आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन है सबको खतरे में डाल दिया है। तो अब एक पोस्ट अमेरिकन एरा होगा, पोस्ट ट्रंप एरा होगा, जिसमें नए रूल्स लिखे जाएंगे और नए ऑर्डर स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो आज मैं इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगा। मुझे लगता है माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप ये जरूर बताइएगा कि आपको डिफिकल्ट तो नहीं लगा, क्या मुझे और भी नीचे उतरना होगा, तो उसका भी सुझाव दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।